बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूं ईशा अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले टॉप 5 स्टोरीज आपको बताएं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की T20 सीरीज का आज होगा आगाज। देखते हैं अब प्रोटीज के खिलाफ शाहीन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्या जीतते हैं, कैसा खेल होता है। बिल्कुल, और फिर बात होगी मदरसों की रजिस्ट्रेशन के मामले की, जिस पर हुकूमत और JUI आमने सामने हैं। काफ़ी दिन से JUI की तरफ से एतराज़ात किए जा रहे हैं और ये मुतालबा किया जा रहा है कि मदरसों की रजिस्ट्रेशन के अमल को यकीनी बनाया जाए, लेकिन अब उलमा को मुशावरत का हिस्सा बना लिया गया है। ये ऊँट किस करवट बैठता है, इस पर बात होगी। और फिर बात होगी कि 10 दिसंबर को हर साल दुनिया भर में इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जाता है। बुनियादी तौर पर इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो लोगों को ये बताना है कि इनके हुकूक हैं क्या और किस तरह से इन हुकूक को हासिल किया जा सकता है। और आपको बताएं कि तेज़ तरीन इंटरनेट वाले मुमालिक में पाकिस्तान 198 मुमालिक में 198 नंबर पर आ गया है। इस पर भी करेंगे बात कि पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो क्यों, और साथ ही साथ बदलते मौसम में नज़ला ज़ुकाम के मसाइल से कैसे बचा जाए, इस पर भी होगी बात। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम अपनी पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं कि क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है। दौरे ज़िम्बाब्वे के बाद शाहीनों का प्रोटीज का जो चैलेंज है वो दरपेश है और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इस वक्त T20 सीरीज़ का पहला मैच आज डरबन में खेला जाएगा। देखते हैं क्या परफॉर्मेंस होने जा रही है। जुनेद को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी तवक्कुआत हैं और हम देख रहे थे कि ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ उम्मीद तो बहुत थी और तवक्कुआत भी थी कि वाइट वॉश होगा, लेकिन तीसरे मैच में हिम्मत हार दी हमारे शाहीनों ने। इस बार मुकाबला ज़्यादा तगड़ा होगा क्योंकि ये टीम ज़्यादा मुश्किल है। सीरीज़ का दूसरा मैच अगर देखा जाए तो वो होगा 13 को सेंचुरियन में। आज है पहला मैच और ये पहला मैच होने जा रहा है डरबन के अंदर। और 3 मैचेस की सीरीज़ है, T20 मैचेस होंगे 3, उसके बाद फिर होंगे 3 वनडे मैचेस और 22 दिसंबर तक ये मैचेस यूं ही जारी रहेंगे। और पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में 26 दिसंबर और 3 जनवरी को केप टाउन में खेला जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नजीब सती साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या होने जा रहा है आज और अगले मैचेस में। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। कितने पुरुमीद हैं आप आज के पहले T20 मैच को लेकर? देखिए, पाकिस्तान की टीम है, हम लोग तो पुरुमीद हमेशा से ही रहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी है इसको लेके ऑपोजिशन भी काफी पुरुमीद रहती है। तो खैर सारी गुफ्तगू, मेरा ख्याल है कि ये जो साउथ अफ्रीका की जो विकेट्स होती हैं बड़ी ट्रू और अच्छी बाउंसी विकेट्स होती है, तो इसमें आपके जो स्ट्रोक प्लेयर्स होते हैं, जो बाउंस को अच्छा टैकल करते हैं, जो ट्रू बाउंस पे अच्छा खेलते हैं, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जैसे मिसाल दे देता हूँ मैं, बाबर आजम शुरू से अभी उनको जैसे कि कहा जाता है कि T20 के को बहुत शोर है, आफाक खिलाड़ी नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलते हैं। लास्ट टाइम भी साउथ अफ्रीका में गए थे, क्योंकि बाउंस होता है तो बाबर आजम जोरदार स्ट्रोक नहीं खेलते, वो टाइमिंग के ऊपर रिलाई करते हैं और ऐसी पिचेस में जो कि बॉल तेज आता है तो जस्ट अपनी टाइमिंग के थ्रू एफर्टलेस बाउंड्रीज देते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने ऐसे खेला था, अगर वो अपने हिसाब से खेले। फिर नौजवान लड़के हैं कराची से, उमैर बिन यूसुफ, जहां पे भी बाउंस होता है ना तो वहां स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर में शॉट लगते हैं, कट और पुल लगता है। तो उमैर बिन यूसुफ, आपकी बातों से लग रहा है कि हमारे पेसर्स का जादू भी चलेगा अगर वो सही नपीतुली बॉलिंग करते हैं, उनका किरदार अहम होगा। देखिए, इसमें ये होता है कि जो बाउंसी विकेट्स होती है ना, वहां पर अगर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करते हैं, तेज गेंद करते हैं, सही जगहों पे करते हैं, फिर तो ठीक है, लेकिन ऐसी पिचेस पे रन्स भी उतने ही पड़ते हैं क्योंकि बॉल तेज निकलता है ना, तो बैट मिलाने की देर होती है, तो ये लेने के देने भी बढ़ जाते हैं अगर आपकी लेंथ थोड़ी सी वेवर्ड होगी या शॉर्ट होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स जो है वो बाउंसी पिचेस में खेलने के आदी होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पेसर्स को सोच समझ के बॉलिंग करनी होगी पिचेस के ऊपर। अच्छा अहमद, हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ कुछ नए खिलाड़ियों को भी आजमाया था, हमने उनको मौका दिया। क्या समझते हैं कि अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी हमें उन नए खिलाड़ियों को दोबारा से मौका दिया जाएगा या देना चाहिए? देखिए, T20 का ये है कि ये एक खेल है नौजवानों का और इसमें दुनिया खेलती है एग्रेसिव, जिसको हम क्रिकेट कहते हैं ना, वो एग्रेशन के साथ क्रिकेट खेलती है। अब जिस तरह से एग्रेसिव क्रिकेट जो होती है, जो उस तर्ज की जो क्रिकेट होती है, वो हमारे यहाँ इतनी ज्यादा अभी राइज नहीं हुई है, तो इसलिए हमें बने बनाए प्लेयर नहीं बनते, तो हमें थोड़ा टीम के साथ बनाने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है जहां जिस प्लेयर की जरूरत हो, साथ साथ, चाहे वो नया है तो उसको साथ साथ, अगर टीम में जगह बन रही है उसकी, तो उसको साथ साथ खिलाते रहें, तो खिला 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 के आहिस्ता आहिस्ता ये प्लेयर बन जाएंगे ना। तो हम
पिछले 2 साल से ये नहीं फैसला कर पा रहे थे कि भाई हमारे यहाँ कोई एंकर प्लेयर ज्यादा चाहिए या हमें कोई हम्म। एग्रेसिव प्लेयर चाहिए। कोई एग्रेसिव प्लेयर जब आता है ना, तो वो अपने चांस लेता है, वो जोरदार शॉट मारता है, उसमें क्या होता है कि कभी कभी नाकामियां भी आती हैं। सही। अब बतौर हम एग्रेसिव प्लेयर भी देखना चाहते हैं, लेकिन 2-4 नाकामी आ जाए तो हम हमारे अंदर बर्दाश्त भी नहीं परेशान हो है। जाते हैं। तो जब डरबन के एग्रेसिव वाले पिच के खिलाड़ी आएंगे हवाले तो थोड़ी से आप बर्दाश्त करनी आप पड़ती किन है। खिलाड़ियों का कहेंगे डरबन में, क्योंकि आज पहला टेस्ट सीरीज अगर शुरू होता है तो आप किन खिलाड़ियों को कहेंगे कि वहाँ पर परफॉर्म करना चाहिए, पिच उनके लिए अच्छी रहेगी और वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, इसमें प्रोबेबिलिटी की बात की जा सकती है। बज़ाहिर जैसे अगर मैं बैटिंग में ज़िक्र कर रहा था, तो मेरा ख़्याल ये है कि उनकी गेम की खेलने के अंदाज़ को देखते हुए हम्म। उमैर बिन यूसुफ, बाबर आज़म हो गए, बाबर आज़म के साथ जो भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में। अब बात ये है कि पाकिस्तान में बैकफुट के इतने प्लेयर रह नहीं गए, तो मैं बाकियों के ऊपर माइट भी जो हम ना सोच रहे हैं वो परफ़ॉर्म कर जाए, क्रिकेट का खेल है। लेकिन मैं उमैर बिन यूसुफ, बाबर आज़म, साइम अयूब, इनको परफॉर्म करना चाहिए बैटिंग में, इनकी अच्छा, मुताबिकत की ये पिचेस तो हैं। हो गई हमारे प्लेयर्स की बात कि किसको किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। अगर हरीफ टीम की बात की जाए, आपके ख्याल में उनकी टीम में जनूबी अफ्रीका में कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? देखिए, उनके पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, उनके पास सारे यानी शोरा पाक खिलाड़ी हैं, और उसमें ये भी बात बड़ी एक अहम देखने वाली है कि उनके बहुत सारे नए नाम हैं। तो हम्म। अभी हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ खेल नहीं रखा है इतना ज्यादा ना, तो अभी इनके लिए बहुत सारे प्लेयर एज अ सरप्राइज पैकेज होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज जनूबी अफ्रीका की चल रही है, तो उन्होंने बहुत सारे नए खिलाड़ी रखे हैं, क्योंकि मेन काफी सारे स्ट्रेंथ की जो खिलाड़ी हैं वो टेस्ट सीरीज में मसरूफ थे। तो इस वजह से तो ये पाकिस्तान को थोड़ा सरप्राइज पैकेज भी हो सकता है, क्योंकि जब आपने एक बहुत सारे नए लड़के हों और आपने उनके साथ क्रिकेट ना खेली हो, तो आपको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का नहीं पता होता है। तो वो फिर आपको पता नहीं होता कि कहाँ ये खेलते हैं अच्छा, कहाँ नहीं खेलते, या अगर इनका कोई बॉलर है तो उसकी क्या की डिलीवरी है, क्या इसकी फास्ट हम्म। डिलीवरी है। तो आज का मैच जो है वो बहुत सारा सरप्राइज पैकेज होगा हमारे लिए, हम सबके लिए भी और हमारे खिलाड़ियों के लिए। अच्छा, हमने देखा अमर के साजिद खान हो, नुमान हो, 20 में से 19 खिलाड़ियों को उन्होंने टेस्ट मैचेस में वापस भेजा। आपको लगता है कि इस पे सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है, काफ़ी लोग नाला हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह के प्लेयर्स को इग्नोर करना ये भी उनके साथ नाइंसाफ़ी है। आप समझते हैं कि उन्हें रेस्ट देना बेहतर था, या फिर उन्हें फौरी तौर पे उनका एतमाद बहाल करते हुए इन मैचेस में शामिल होना चाहिए था? अ, असल में जो जैसे साजिद खान है या नुमान अली की तो सिलेक्शन हो गई है टेस्ट स्क्वाड में। जी। T20 में तो ये नहीं, लेकिन ज्यादा जो बात चल रही थी कि टेस्ट स्क्वाड से साजिद खान शामिल नहीं है। अब देखिए, इसमें दो आरा है, दोनों पे बात हो सकती है। उसमें ये है कि अब जैसे साउथ अफ्रीका है ना, वहां पर बहुत ज्यादा स्पिनर्स के लिए हेल्प नहीं होती है, कोई कभी कोई पिच मिल जाए जिसमें थोड़ी बहुत सपोर्ट हो, वरना ये लैंड ऑफ हम्म। फास्ट बॉलर है, क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे मुश्किल पिचेस जो है ना वो साउथ अफ्रीका की होती है। ये टेस्ट अच्छा। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो बाउंस मिलेगा, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड जाएंगे तो स्विंग होती है, यहाँ दोनों होते हैं। यहाँ हाँ। स्विंग भी है, सीम भी है, बाउंस भी है। तो इधर बैटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अक्सर, और टीमें 100-100, 150-150 पे आउट हो जाती हैं। अभी जैसे श्रीलंका के साथ भी हुआ था एक मैच में, कि श्रीलंका गालबन शायद कोई 37 या 40 पे, शायद मैं गलत नहीं, उसके आसपास की आउट हो गई थी। पाकिस्तान भी 45 पे टेस्ट क्रिकेट में 2013 में आउट हो गया था, जब यूनुस खान, मिसबा उल हक जैसे, असद शफीक जैसे प्लेयर हमारी टीम में शामिल थे। तो यहाँ मुश्किल होता है, तो स्पिनर का रोल ज़रा कम हो जाता है। ज़्यादा स्पिनर हम कैरी शायद नहीं कर सकते थे, माइट भी कोई कहेगा कि नहीं हम 2 लेके जा सकते थे, ये आर्गुएबल चीज़ है। नुमान को लेकर गए, एक स्पिनर लेकर गए, माइट भी बिल्कुल शायद सही। साजिद भी चला जाता, तो ये बहस की गुंजाइश रहेगी इस बात के ऊपर। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो पिचेस हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि बाउंसी पिचेस हैं और नपी तुली बॉलिंग तो करनी होगी, लेकिन जो बैट्समैन हैं उनके कंधों पे कितनी भारी जिम्मेदारी होगी, कितना टोटल जोड़ना होगा स्कोर बोर्ड के ऊपर हमारे बल्लेबाजों को, और अगर टॉस जीतते हैं तो उस सूरत में क्या फैसला होना चाहिए? देखिए, अगर तो ये रवायती पिच हुई जिस तरह से साउथ अफ्रीका में पिचेस होती है कि अच्छे से बैट पे बॉल आता है, तो फिर तो ये हाई स्कोरिंग गेम हो जाते हैं, यानी कम से कम आपको 150, 60 या उससे ऊपर, डिपेंड करता है ऑन द डे क्या कंडीशंस है, वो तो आत्मी बात तो नहीं कही जा सकती है। और टॉस जीत के भी तभी फैसला होगा कि अगर आपने पिच देखी हो कि पिच में कोई मॉइस्चर तो नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मली टीमें क्या करती हैं कि टॉस जीत के पहले ये तो बैटिंग करती ठीक है, और है। फिर डिपेंड करता है कि हर टीम की अपनी स्ट्रेंथ क्या है। अभी तो हमारी जो टीम है, अगर सही बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि इनको पहले, अगर पिच नॉर्मल है, उसमें कोई खास सपोर्ट नहीं है फास्ट बॉलर के लिए, तो फिर बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड में थोड़ा चेस का प्रेशर भी आ जाता है। तो लेकिन ठीक है। आइदर वे कुछ भी हो सकता है। ये हतमी बात तो पिच को देख के होगी कि क्या सिचुएशन है और अगली टीम के क्या स्ट्रेंथ है।
और अनप्रडिक्टेबल टीम से आप कुछ भी तवक्कुआत कर सकते हैं अहमद, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्लेयर परफॉर्म कर सकता है, कोई भी बिना कोई रन किए वापस भी जा सकता है। बहुत शुक्रिया अहमद नजीब सती हमारे साथ मौजूद थे, और हमारी टीम को खेलना होगा ताकि एक अच्छा स्कोर किया जा सके, जनूबी अफ्रीका को टफ टाइम दिया जा सके। हम यहाँ पर बात करते हैं, यूट्यूब ने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 2024 में जो मकबूल होने वाली वीडियोज़ हैं उनकी फहरिस्त जारी की है। बिल्कुल, और उनके अंदर इस फहरिस्त में पाकिस्तान भर में नाज़रीन का दिल जीतने वाले उन लम्हात की अक्कासी करने के साथ मुल्क में तफरीही और मालूमात के इस्तेमाल के तरीक़ों की निशानदही भी की गई है। और इस साल की फहरिस्त 3 कैटेगरीज पर बुनियादी तौर पर मुश्तमिल थी, जिनमें टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस हैं, टॉप म्यूज़िक वाली वीडियोस थी, और ये तमाम वीडियोस पाकिस्तान में बार बार देखी गई हैं। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी अवाम किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। अच्छा, इनमें से बहुत सारा ऐसा मवाद भी है जो कि शायद हम पसंद ना करें, लेकिन यूट्यूब ने उनको टॉप ट्रेंड किया है जो कि बच्चे या बड़े इस वक्त ज़्यादा देख रहे थे। हम जो बात करते हैं कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो इसमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी है जो देखने लायक नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है इसलिए वो टॉप ट्रेंड कर रहा है। उसमें बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारी जो कपल हैं, फैमिलीज़ हैं, उनका नाम शामिल हैं जो इस वक्त हमारे टॉप के जो यूट्यूबर्स हैं उनको इस फहरिस्त में शामिल किया गया। हाँ, और 2024 में यूट्यूब के इस्तेमाल में नुमाया इजाफा भी देखने में आया है, और पाकिस्तानी क्रिएटर्स ने पहले से कहीं ज़्यादा कंटेंट अपलोड किया है। जाहिर बात है, जब कमाई हो रही होती है तो फिर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है उस पर लगाने की, लेकिन उनकी जॉब भी यही है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की बात हो। अरे जुनेद, क्रिएटिविटी तो इनमें बहुत होती है, लेकिन इसमें कोई नॉलेज या कोई अच्छा अच्छी कुछ चीज़ नहीं है, अच्छा ज़्यादा तो हो सकता है देखने वालों के लिए। ज़्यादातर अमूमी तौर पर बच्चे भी देखते रहते हैं, पेरेंट्स उनको मना नहीं करते, और यकीनी तौर पे बनाने वालों के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन देखने वालों के लिए शायद इतना फ़ायदेमंद ना। और गुज़श्ता साल मकामी क्रिएटर्स की जानिब से जो अपलोड किए जाने वाले कंटेंट की कुल घंटों में 60% इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, और इस इंटरनेट का शोबा सबसे आगे जा रहा है, जिसमें ड्रामे, एक्शन से भरपूर फिल्में टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस की फहरिस्त में सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। बिल्कुल जी, और इसमें हम देख रहे हैं कि वो कंटेंट जिसकी बात हम पहले भी कर रहे हैं कि वो कंटेंट इसमें शामिल किया जा रहा है जो जिद्दत तराजी है, जिसमें अखलाकी सलाहियतें हैं, सदाकत और जिद्दत तराजी। ज़ाहिर है वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए ये काम कर रहे हैं। इसमें रजब की फैमिली है, अनाया इशाल फैमिली है, अरशद रील्स फैमिली है, और फिर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद जैसे जो यूट्यूबर हैं वो मुख्तलिफ कंटेंट, मुख्तलिफ आवाज़ों को पेश करते हैं जो रोज़ाना फैमिली बिलॉगिंग से लेकर लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर और तालीमी मवाद जो है वो भी हर चीज़ का अहाता करते हैं। तो इस फहरिस्त में रजब की फैमिली का पहला नंबर रहा है। तो फिर ये कि इन लोगों को अगर देखा जाता है तो इनके ऊपर भारी जिम्मेदारी भी आयद हो जाती है कि अगर आपने चलें फॉलोअर्स की तादाद बढ़ा ली है तो अपने कंटेंट को वक्त के साथ साथ बेहतर करें, सिर्फ वक्त का ज़िया नहीं होना चाहिए, या पैसे कमाने के लिए कोई काम अच्छा मैसेज होना चाहिए। एग्जैक्टली, जिस तरह ज़ैनब के पापा हमने बुलाए थे, इस तरह के और बहुत से लोग हैं जो महदूद वसाइल के साथ एक अच्छा पैगाम दे रहे हैं, तो तालीम तरबियत के लिए भी कोशिश होनी चाहिए। नाज़रीन, ये थी यूट्यूब की अब तक की जो पेशरफ्त है और हमारे देखे जाने की तादाद में जो इजाफा हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, बहुत से अहम इशूज़ हैं जिस पर आज बात होगी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी बात कर लेते हैं JUI के दरमियान और हुकूमत के दरमियान इस वक्त खींचातानी का सिलसिला जारी है। मामला है मदारिस की रजिस्ट्रेशन का, जिसके हवाले से हुकूमत और मौलाना फजल रहमान इस वक्त आमने सामने है। बुनियादी तौर पर सरबराह JUI फजल रहमान कहते हैं कि रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, दीगर बिल्स पर दस्तखत हो सकते हैं, तो मदारिस बिल पर क्यों नहीं। इसी तमाम मामले पर बात कर लेते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफी साहब, आपके ख्याल में किसका मुतालबा सही है? क्या जो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि जी इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मदरसों को रजिस्टर किया जाए, ये बात ठीक है, या जो हुकूमत कह रही है कि जी तमाम उलमा को इस मुशावरत का हिस्सा होना चाहिए और अकेले हम आपकी बात नहीं मान सकते? बुनियादी तौर पर आपके ख्याल में मुतालबा किसका ठीक है और डेडलॉक क्यों अभी तक? देखिए, मुशावरत में तो तमाम स्टेक होल्डर को होना चाहिए, और मौलाना साहब के पास एक अगर वफाक है तो 10 जो दीगर बोर्ड है उनको भी इसमें होना चाहिए, बल्कि तमाम 15 बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं उनको शामिल होना चाहिए इस मुशावरत में। और चूँकि मदारिस तालीम के साथ वाबस्ता है तो इनको वजारत तालीम के साथ रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन मामले का अगर हल करना है तो मौलाना के मदारिस को वजारत सनत के साथ रजिस्टर कर दे, बाकी मदारिस जो तालीम के साथ जाना चाहते हैं तालीम के साथ भेज बस ऐसा मसला है। इस मसले में अब अगर मौलाना ये कहें कि जो
18,600 मदारिस रजिस्टर्ड अब तक हुए हैं, उनका वजूद ही ख़त्म करें और मौलाना की बात को मानते हुए सिर्फ उनकी राय पे, तो ये मुमकिन नहीं है। ये लाखों तो तलबा के दुरुस्त मुस्तक़बिल का तरीक़ेकार मामला उलामा है। साहब क्या है फिर? जो मौलाना साहब की जो तरीक़ाकार तो यही है। डिमांड है वो समझ नहीं पा रहे हैं हम, कि जो पहले से रजिस्टर तमाम मदारिस हैं उनको उनकी रजिस्ट्रेशन वो ख़त्म करना चाहते हैं और नए मदारिस की रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि वो चाहते हैं कि उनका वजूद ख़त्म हो जाए। मौलाना साहब की डिमांड ये है? जी, मौलाना साहब की डिमांड जो है वो ये है कि मदरसा जो है जो तालीम देता है उसको वजारत सनत के साथ जो है वो वाबस्ता किया जाए। ये ऐसे ही है, कल जैसे ये कहा जाए कि जो मीडिया है इसको वजारत ज़राअत के साथ या दिफा के साथ या किसी और के साथ मुंसलिक किया जाए। तो बहरहाल, लेकिन चूंकि उनकी एक राय है, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन उनसे भी ये उम्मीद रखते हैं और उनके साथियों से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी दूसरों की राय का एहतराम करें। और ये जो धमकियां और गाली गलौज और इस तरह का बाजार गर्म किया हुआ है, ये मुनासिब नहीं है। ये दीनी तबके के लिए भी मुनासिब नहीं है, मदारिस के लिए भी मुनासिब नहीं है, खुद मौलाना की शख्सियत के लिए भी मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ठीक। मौलाना का जो लबो लहजा है वो उनके शायान शान नहीं ठीक है। हाफिज़ुल आमा ताहिर अशरफी साहब, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुँच गया, बहुत शुक्रिया आपका। सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मीर साहब, आपके ख्याल में ये डेडलॉक क्यों है और किसका मुतालबा ठीक है, मौलाना का या जो तमाम हमें दिखाई दे रहा है कि तकसीम है, जो है वो एक पेज पर है, तो इस तकसीम की वजह क्या है और कौन हक पे है? देखें, बात यह है कि मौलाना की सियासत जो है उसकी बुनियाद मदरसों की क़यादत ही है। मदरसों की क़यादत तो उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है और उसको लेकर वो पूरी सियासत, मुल्क की सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बात भी वैसे मुनासिब नहीं है, लेकिन चूंकि मदरसे अगर उन्हें मानते थे तो हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो ठीक कहते हैं। बात यह है कि वैसे जमीयतुल उलमा इस्लाम जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देवबंदी मसलक के स्कूलों का मकतब फ़िक्र का सिर्फ एक हिस्सा है। वो हिस्सा कुछ जो जमीयतुल उलमा हिंद के नाम से कांग्रेसी उलमा का हिस्सा था, और जो असल जमीयतुल उलमा इस्लाम थी जो मौलाना शमल थानवी वगैरह के पैरोकारों ने बनाई थी और जो मौलाना तकी उस्मानी के हिसाब से वो आज एग्जिस्ट करती है, उनसे मुशावरत के लिए उन्होंने बात को टाला है। इसलिए वो उसकी बुनियाद पर अब जब उन्होंने मुआहदा किया 1919 में, उस वक्त तय हुआ कहता है वजारत तालीम के मतहत होगा। ज़ाहिर है मदरसे वजारत तालीम का मामला है, ये सनत और तजारत तो है नहीं, कारोबार तो है नहीं। अगर आपने कारोबार बना लिया तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। तो इसमें नुकसान, सजाद मीर साहब, इसमें नुकसान किसका होगा? अल्टीमेटली बच्चों का होगा जो इस वक्त मदारस में तालीम हासिल कर रहे हैं। कौन पिसेगा इसमें? देखिए, नुकसान तो किसी का नहीं होगा। बात यह है कि अगर वो तस्लीम कर लिया जाता है कि उनको रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है, जैसे सनत तजारत का कोई भी कारोबार आप शुरू करें तो उसको एज मदरसा रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है, एज इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एज कारोबारी एंटिटी आप उसको लेकर चलें। कारोबार के लिए अकाउंट खोलें या ना खोलें, आपको चंदा आए जाए, कोई हिसाब किताब न ले तो कोई दूसरी बात है। वरना सीधी बात, तालीम के तहत आपको एक बात तय करनी थी कि इसको उस वक्त 5 बोर्ड थे, तंजीमुल मदारिस, वफाकुल मदारिस। मौलाना तंजीमुल वफाक वाले मौलाना को अपना लीडर नहीं मानते। ये किया जाए कि लीडर माना, वो शायद आलम भी ना मानते हों और एहतरामन कहते हों कि आलम है। किस्सा ये है कि आप इसकी बुनियाद पर पूरे जो उलमाए देवबंद और बरेली, अब उसके अलावा खुल गए हैं। अब बरेलवियों ने दावत इस्लामी का खोल दिया है, जो सुन्नी तहरीक चलता है। अब उन्होंने तहलुल कादिर ने खोल दिया है। शायद बेरा वाले और जामिया नहमिया वाला अपना अदब सच ला रहे हैं, और देवबंदियों में भी ये खासतौर पर बहुत ताकतवर हो चुके हैं, ये जामिया रशीदिया वाले कराची के। तो अब तो इतने बोर्ड बन गए हैं कि लोग कहते हैं कि इन बोर्डों को रैशनलाइज किया जाए, नेशनलाइज नहीं बल्कि रैशनलाइज किया जाए और हुकूमत एक बोर्ड बनाए। अगर आप मानते हैं कि इसको बराबर तस्लीम किया जाए, डिग्री, इसकी डिग्री को खास हद तक तस्लीम किया जाए, तो आपको मानना पड़ेगा कि वो डिग्री जो है उसकी हैसियत क्या होगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप मदरसा बनाएं,
आप उस पर अपने हिसाब से तालीम अच्छा, दें, अपना रिसर्च मीर साहब, करें। आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि मामला तालीमी से ज़्यादा, मजहबी से ज़्यादा एक सियासी मामला बन चुका है और असल मुद्दा है फंडिंग के मिलने का, कि जिससे कमाई का जरिया भी बनाया जा सके। तो एक स्ट्रीट पार तो है। मौलाना एक सियासी तौर पे सुरसूख भी रखते हैं, पुराने सियासतदान हैं। आपको लगता है कि हुकूमत दबाव में आ जाएगी, उन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे बिलाखिर? नहीं, हुकूमत थोड़ी सी दबाव में तो आएगी, लेकिन इस पर पहली बार हुआ है कि मौलाना को भी चकरा के रख दिया हुकूमत ने। जरदारी साहब के साथ मत्था लेना आसान काम नहीं होता। यूं ही समझिए कि ये जरदारी साहब के साथ हमारा मौलाना फजल हक साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब ने फंडा लिया है। तो दोनों मुकाबले की चोट है। देखिए क्या सूरत बनती है। लेकिन उधर से मौलाना भी तो कह रहे हैं कि मैं ऐसा एहतजाज करूंगा कि इनको नानी याद आ जाएगी। तो फिर इस खदशे के पेश नज़र हुकूमत हथियार डाल सकती है? ज़्यादा इम्कानात क्या हैं? सियासत यही है कि वो इसी एहतजाज करना चाहते हैं। और अगर इन्होंने मुकाबल उलमा को इकट्ठा करने का खतरा मोल ले लिया तो फिर कहाँ जाएंगे मौलाना? लेकिन बात तो वही है सजाद मीर साहब के, मौलाना साहब हमेशा कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ ही लेते हैं एहतजाज करने का और पावर शो करने का। इस बार उन्हें एक नया मुद्दा मिला है तो वो उसके ऊपर खेल तो सकते हैं। कम से कम हुकूमत को थोड़ी देर के लिए टफ टाइम तो देने की पोजीशन में है वो। नहीं, वो तो हमेशा रहते हैं, क्योंकि इसलिए कि वो उनके पास ऑर्गेनाइज मुदरिसों का, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में ऑर्गेनाइज मुदरिसों का एक नेटवर्क है। और सिंध में भी उनके एक खास हल्का मौजूद है जो उनको फॉलो करता है। अगरचे एक सीट भी शायद सिंध में हासिल कर पाते, या शायद एक आध हासिल कर लेते हैं। सियासी ताकत उनकी नहीं है। बलूचिस्तान के उनका वजूद मौजूद है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो आम तौर पर पाकिस्तान की खलकत जो है, पाकिस्तान के लोग जो है, बहुत शुक्रिया दुरुस्त कह रहे हैं आप सजाद मीर साहब। लेकिन ये सूरत हाल तशवीशनाक है। हुकूमत मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पे JUI के आमने सामने है। ऊँट किस करवट बैठता है, इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी उससे आपको आगाह करेंगे। क्योंकि उलमा और मशाइख जो हैं वो इस वक्त बटे हुए हैं, तो जब ये मामला बटा हुआ है तो फिर इसमें तशवीश तो नजर आती है। लेकिन हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। बहुत सारे अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात करना बाकी है। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। 10 दिसंबर यानी कि आज की तारीख इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है। ये तारीख अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जदीद तारीख की मौसर तरीन दस्तावेज़ात में से एक है। तो इस दिन के मनाने का मतलब भी ये है कि हम इंसानों के अंदर इंसानी हकूक़ का शऊर उजागर कर सकें। 1948 में आलमी एलामिया इख्तियार करने की याद में ये किया गया था, ये दिन मनाने का कहा गया था। तो आज भी हम इस दिन को उतनी ही ज़ौक़ शौक़ से मनाते हैं। लेकिन क्या इंसानियत मौजूद है इंसानों के अंदर? इसके ऊपर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी कुछ अल्फाज बोले। उन्होंने कहा 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर को अपनाने के बाद हर बरस 10 दिसंबर को इंसानी हकूक़ आलमी दिन मनाया जाता है। और ये अक़वाम आलम को याद दहानी करानी है कि हमें इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं करनी है, हमें बेदार होना है और हमें एक होकर इसके लिए काम करना है। और इस तरह सदर मुमलिकत का भी बयान सामने आया इस दिन की मुनासबत से। उन्होंने कहा कि आज हम इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा करने के लिए इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मना रहे हैं। तो इस दिन की अहमियत तो बहुत ज़्यादा है और पूरी दुनिया में सेलिब्रेट भी किया जाता है। लेकिन क्या इस पर अमल होता है या नहीं, इस पर बात करते हैं एम्बेसडर डॉक्टर मलिक नदीम आबे साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल भी हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन की। आपको वेलकम कहेंगे मलिक साहब। पाकिस्तान बहुत अच्छी बात है, इस दिन को हर साल मनाया जाता है। दुनिया भर में तकरीबात या सेमिनार्स तो मुनक्किद होते ही हैं, लेकिन क्या अमल दरामद भी होता है और असल जो मकसद है इस दिन को मनाने का, क्या वो हासिल भी कर पाते हैं हम? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको और आपकी बिहाइंड कैमरा टीम को और आपके ऑडियंस को सलाम अर्ज करता हूँ। देखिए, बड़ी खूबसूरत बात की आपने जुनैद। एक डॉक्यूमेंट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको 10 दिसंबर 1948 को यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया। लेकिन क्या इस पे अमल दरामद भी होता है? वेरी अनफॉर्चुनेटली 193 के 93 ममालिक इसके सिग्नेटरीज हैं आज, एज ऑफ टुडे। लेकिन अगर आप देखा जाए तो इस वक्त कम अज कम 45 डिफरेंट कंट्रीज में सुवियर वायलेशंस ह्यूमन राइट्स की चल रही हैं। छोड़ी बहुत तो तकरीबन हर मुल्क में है वायलेशंस, लेकिन जिनको सुवियर ह्यूमन राइट वायलेशंस कहते हैं वो कम से कम 45-46 कंट्रीज में हैं। और उसकी भी वजह है, मैं उसकी वजह आपको अर्ज करूं कि अनफॉर्चुनेटली ये डॉक्यूमेंट तो बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसमें कोई क्लियर इम्प्लीमेंटेशन का इसमें कोई डेफिनेशन या उसका कोई फ्रेमवर्क उसको डिफाइन नहीं किया गया। और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे कंट्रीज को
नेशंस को कोई पेनलाइज करने का कोई प्रोसेस नहीं इसमें डिफाइन किया गया। सो ये इट्स ओनली अ रिकमेंडेशन, और ये जिसको कहते हैं ना विश कम ट्रू सॉर्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अगर आप इस पे अमल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो सब्र के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता, अनफॉर्चुनेटली। ऐसे ही मलिक साहब, इसके ऊपर गुफ्तगू भी बड़ी होती है, इस दिन को स्पेशली मनाया जाता है, 10 दिसंबर का दिन रखा गया है और फिर पूरी दुनिया इसके ऊपर बात करती है। हम देखते हैं सदूर के इसके ऊपर खिताबात आते हैं, मिनिस्ट्रीज इसके ऊपर बोलती हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अमली इकदाम करने ज़रूरी हैं जो नहीं किए जाते हैं? और जिस तरह से हम देख रहे हैं इसराइल जिस तरह से सफाकी दिखा रहा है और जिस तरह से वहाँ पर इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है पूरी दुनिया में, बिल्कुल पूरी दुनिया में हम देखें तो बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं जहां पर इस तरह से इंसानी हकूक को रोंदा जा रहा है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो यहाँ पर अक़वाम आलम सिर्फ दिन मनाता रह जाएगा, यहाँ पर अमली इक़दाम भी किए जाएंगे? इशाल, वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बड़ी हकीकत बताऊंगा कि जितना मर्जी हम इस पे दिन मनाएं, स्टेटमेंट्स दें, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि खुद ममालिक, मेंबर ममालिक खुद जाती तौर पे उस पे फुल्ली कमिटमेंट ना शो करें। देखिए, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में, आई हैव ट्रैवल्ड टू ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के उनके अपने कवानीन में ह्यूमन राइट्स के कवानीन मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन किसी में नहीं है। मैं अमेरिका में रहता हूं, विच इज नोन एज और सपोजिडली दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है। यहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती हैं, इसलिए कि यहाँ पे चूंकि कानून का अमल दरामद सख्त है, जहां पे कोई चीज वायलेशन नजर आती है, पकड़ी जाती है, तो कोर्ट्स उस पे सजा भी देती हैं। सो यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर है। सो अनफॉर्चुनेटली सिवाय इसके कि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और एक डिफाइन कर दिया गया है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है, और ये भी मैं वैसे आपको आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट के लिए बताता चलूं कि 30 आर्टिकल्स को अगर 3 वर्ड्स में समराइज करें हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, तो ये 3 वर्ड जो हैं, ये लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी, ये 3 वर्ड्स के इर्द गिर्द घूमता है ये 30 आर्टिकल्स का डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ना लाइफ लोगों की महफूज है, ना कश्मीर में, ना इराक में, ना सीरिया में। आज देख लीजिए सीरिया में भी दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन क्या मलिक साहब ये तमाम काम हुकूमतें ही कर सकती हैं या फिर इंडिविजुअली भी हम कर सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि अपने मजहब या कौम या फिर फिरके की बात होती है तो लगभग तमाम ही मुबालिग तासुब का मुजाहरा करते हैं, तो फिर इसके लिए क्या अवाम को खुद ही उठना होगा और इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपका जुनैद, आई रियली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। देखें, बात यह है कि 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि तकरीबन बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज जो छोटे और तालीम के लिहाज से बैकवर्ड हैं, वहां पे भी ह्यूमन राइट्स की एजुकेशन स्कूलों में, हाई स्कूलों में और कॉलेजेस में दी जाती है। सो ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंट्री दे अंडरस्टैंड कि उनके बेसिक हकूक क्या हैं। हमारे यहाँ इसकी एजुकेशन नहीं है। यूनिवर्सिटी में आज भी, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके आज आप पूछ लीजिए स्टूडेंट से, मास्टर्स डिग्री के भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को डिफाइन कीजिए, वो शायद इसको नहीं डिफाइन कर पाएंगे, बिकॉज हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है। तो मैं 2 चीजें सजेस्ट करूंगा। एक तो पाकिस्तान में भी, और मैं जहां जाता हूं मैं हर चीज जगह पे, ये हर कंट्री में सजेस्ट करता हूं कि हाई स्कूल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की एजुकेशन वो मैंडेटोरी कर दीजिए, हर जगह पे कर दीजिए। और दूसरी बात यह है, आपने जुनैद और भी दूसरी बात बड़ी खूबसूरत कही कि हम खुद एज इंडिविजुअल इसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, हम अपने राइट्स की वायलेशन पे तो शोर बहुत करते हैं, अपने हाथों अपने हमसाये के राइट्स के वायलेट करने पे हम बड़ा खुश होते हैं। सो आप देख लीजिए रिलीजियस माइनॉरिटीज का हाल देख लीजिए, कल्चरल माइनॉरिटीज का हाल देख लीजिए, आप फाइनेंशियल माइनॉरिटीज का हाल देख लीजिए। किसी गरीब आदमी की इज्जत किसी जगह महफूज नहीं है। हम सब ये तो जिसका जितना हाथ पड़ता है, कहते हैं जिसके पास जितनी पावर है वो उतना ही उसका इस्तेमाल करता है, दूसरे के हकूक पामाल करता है, इस्तेहसाल करता है दूसरे का। ये तरीका कार तब तक चलता रहेगा जब तक शायद हमारी हुकूमतें इसके ऊपर कोई इकदाम नहीं करती, हमारे स्कूल या हमारे जो दरसगाहें हैं वो हमें तालीम नहीं इस चीज़ की देती, या हमारे घर से हमें एक सीख नहीं मिलती है। तो जाहिर है ये तो तब तक होता रहेगा। कौन इसके लिए कदम उठाए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को इसके अंदर एक निसाबी तौर पर इस सब्जेक्ट को
को जो है शामिल करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को तो एटलीस्ट हम बेहतरी की तरफ ला सकें, ना कि जो हमारा बिगाड़ पैदा हो चुका है उसी को हम आगे बढ़ावा देते। मलिक साहब, ये भी तो है ना कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि उनके हुकूक में क्या क्या शामिल है। उन्होंने किस चीज़ को रेड लाइन तस्वुर करना है और उसके बाद अगर वायलेशन हो तो फिर उस पर आवाज़ उठानी है। जुनैद, रिशाल, आपने दोनों ने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत सवाल किए हैं और आपने ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं हकूक के ऊपर। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात करूं, आजकल ये मदारस के वो जो कानून का बड़ा सिलसिला चल रहा है, रिलीजियस मदारस का, मैं उसमें भी थोड़ा सा, मैं अभी आपका प्रोग्राम भी देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो मदारस का जहां तक ताल्लुक है, ये उनका भी काम है, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ये एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग बता दूं, दिस अगेन रिवॉल्व्स अराउंड जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है। दुनिया का सबसे पहला डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि किसी दूसरे के हकूक को हम वायलेट ना करें। क्या हमारे मदारस, क्या हमारे मौलवी साहिबान, क्या हमारे रिलीजियस लीडर्स, क्या हमें ये तालीम देते हैं कि भाई हमें अपने हकूक की बात तो करनी है बाद में, लेकिन पहले हमें अपने हमसाए के हकूक को डिफेंड करना है अपने हाथों। जब तक हमारा रिलीजियस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें दूसरे के हकूक की रिस्पेक्ट करने की तालीम नहीं देगा। और एक लास्ट चीज जो मैं इस मामले में, इस पॉइंट पे मैं अर्ज करूं, जब मैं छोटा था ना, तो हमारे यहाँ तालीम सिर्फ डिग्री का नाम नहीं था, हमारे यहाँ तालीम और तरबियत कहा जाता था, क्योंकि नानियां दादियां जो हैं वो तरबियत किया करती थी तालीम के अलावा, और वो कहा करती थी कि बेटा घर में आकर काम करने वाले मुलाजिम की भी इज्जत करें। जब तक वो सिस्टम हमारे यहाँ दोबारा वापस नहीं आएगा, जब तक हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बेसिक एजुकेशन नहीं देंगे, उस वक्त तक हमारा सिस्टम, ये ह्यूमन राइट्स की कहा भी जाता है कि माँ की गोद पहली दरसगाह है, तो जब माँ की गोद से बच्चे को ये सिखाया जाएगा कि उसने दूसरों के हकूक की पामाली नहीं करनी है, तो यकीनी तौर पर कोई सुधार जो है माशरे में आएगा। बहुत शुक्रिया मलिक आबिद नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद करते हैं कि इस दिन को मनाने के साथ साथ दादादें और सेमिनार्स का जो असल मकसद है उस रूह पर अमल भी यकीनी बनाया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, हर साल 10 दिसंबर को नाज़रीन दुनिया भर में एल्फ्रेड नोबेल की वफात की बरसी के मौके पर नोबेल इनाम का दिन मनाया जाता है, और ये बावकार दिन तिब्बियात, केमिस्ट्री, तिब, अदब और नोबेल अमन इनाम में नाकाबिले यकीन कामयाबियों का एजाज़ याद कराता है। नोबेल इनाम का दिन 2024 उन अफराद को तस्लीम करने की इस रिवायत को जारी रखेगा जिनके काम ने इंसानियत पर मुस्बत असर डाला है। ये तकरीब जद्दोजहद करने और दुनिया में तब्दीली लाने की एक ताकतवर याद दहानी है, और पाकिस्तान की तारीख में अभी तक ये एजाज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम और मलाला यूसुफजई को मिला है, तो आज का दिन उन्हीं के नाम। तो जितने भी नोबेल इनाम याफ्ता अफराद हैं, ये दिन उनकी जो काविशें हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करने का दिन है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, अभी बहुत सी अहम चीज़ें हैं जिस पे गुफ्तगू होगी, माहिरीन की राय शामिल करेंगे इस ब्रेक। आप हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हो जाए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर 30 साल तक राज करने वाली मासूम और खूबरू अदाकारा बाबरा शरीफ की, जिनकी आज 70वीं सालगिरह है, तो हमारी तरफ से भी उन्हें सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद। ज़रा के मुताबिक 10 दिसंबर को पैदा होने वाली जो अदाकारा हैं, उन्होंने अपने फ़न का आगाज़ किया था 1973 में ड्रामा किरण कहानी से। बिल्कुल जी, और बाबरा शरीफ को फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत में शानदार अदाकारी की वजह से बेपनाह शोहरत मिली है। उन्होंने 30 साल करियर में 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, तो बेहतरीन अदाकारी के बायस उन्होंने 8 मरतबा निगार अवार्ड भी हासिल कर रखा है। उन्हीं की ज़िंदगी पर एक रिपोर्ट देखते हैं। मारूफ अदाकारा बाबरा शरीफ ने अपनी जिंदगी की 70 बहारें देख लीं। नटखट अदाकारा ने 1973 में अपने फनी कैरियर का आगाज किया और हर किरदार को बाखूबी निभाया। मुनफरिद अदाकारी के बायस इन्हें निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। भोली भाली सी अदाकारा बाबरा शरीफ ने 10 दिसंबर 1954 को लाहौर में आंख खोली। अपनी दिलनशीन अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बाबरा शरीफ ने 1973 में पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामा किरण कहानी से अदाकारी का सिलसिला शुरू किया। बाबरा शरीफ ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में इंतजार नामी फिल्म से फनी सफर का आगाज किया, लेकिन फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत में बेहतरीन अदाकारी ने बाबरा शरीफ को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बाबरा शरीफ ने अपने 23 साला फनी करियर में प्यार का वादा, मंजिल, हक महर, खुदा और मोहब्बत,
सलाखें, दामन, गिरेबान और घायल समेत 150 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद, शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली और सुल्तान राही समेत बाबरा शरीफ अपने दौर के नामवर अदाकारों के साथ जलवागर होकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। नाजिया हसन के एल्बम पर बनाई गई फिल्म डिस्को दीवाने में ग्लैमरस गर्ल के तौर पर जलवागर होने वाली बाबरा शरीफ ने अपनी मकबूलियत के उरूज पर ही फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया। 2003 में बाबरा शरीफ को लक्स आइकन ऑफ ब्यूटी अवार्ड से भी नवाजा गया, जबकि 2019 में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फिल्म और टेलीविजन में उनकी खिदमात के लिए सितारा इम्तियाज और इसके साथ साथ 2023 में बाबरा जी को PTV आइकॉन अवार्ड से भी नवाजा गया और 70 और 80 की दहाई में बाबरा शरीफ ने 8 निगार अवार्ड्स हासिल किए। बाबरा शरीफ के फिल्मी करियर पर ये रिपोर्ट आपने देखी है। बहुत सारे अहम इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करनी है। प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अजीम वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह खैर, और बात हो जाए इंटरनेट के स्पीड के हवाले से, और जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले भी हैं और शर्मनाक भी हैं। वैसे तो इंटरनेट के बायस दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। माजी में सालों का जो सफ़र है वो महीनों में तब्दील हुआ, फिर महीनों का सफ़र घंटों में तब्दील होना शुरू हुआ, और इंटरनेट की दुनिया ने इस दुनिया के निज़ाम को तब्दील करके रख दिया। बिल्कुल, लेकिन इतनी तब्दीली पाकिस्तान में भी आ गई है कि जहाँ पर हाई स्पीड दी जा रही है इंटरनेट की स्पीड पे, हम अगर 198 ममालिक हैं जहाँ पे इंटरनेट की बेहतरीन स्पीड जा रही है, तो वहाँ पर हमारा नंबर जो 198 में ही है। मतलब हम लास्ट नंबर पर मौजूद हैं जहाँ पर इंटरनेट जो है वो चलता ही नहीं है। हम इस वक्त जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं, हमारी जो इस वक्त आबादी है वो तकरीबन 80% से 90% लोग जो है वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, और उनमें बच्चे बड़े सब शामिल हैं, और बहुत सारे लोगों का तो बिजनेस रोज़गार इससे जुड़ा है। और जहाँ पर इसकी स्पीड इतनी स्लो हो चुकी है, इस सब पर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी कुछ मुश्किलात आसान भी हुई हैं। वहाँ पर हमने देखा है कि मोबाइल के ज़रिए उन्हें रजिस्ट्रेशन VPN लेने का बता दिया गया है कि अब वो मोबाइल के ज़रिए भी अपने फ़ोन नंबर्स के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि किन किन ममालिक में इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, तो इनमें कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सर फहरिस्त है। औसतन स्पीड बड़ी अच्छी दी जा रही है, 297.762 मेगाबिट्स फी सेकंड दी जा रही है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, जहां मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार जो है 297.57 मेगाबिट्स फी सेकंड है। तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में क्या समझते हैं आप, क्या रफ्तार होगी? रफ्तार मेरे ख्याल में है ही नहीं, वो शुमार में रफ्तार होगी। ये जो VPN वाला मामला है नाज़रीन, पहले क्या मुश्किलात थी, अब कितनी आसानी हो चुकी है, और रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कासिम सनारामे, ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। आपको वेलकम कहेंगे कासिम भाई पाकिस्तान मॉर्निंग में। VPN के हवाले से जो कन्फ्यूजन है, एक तो हमें फायर वॉल का सामना रहा, इंटरनेट की सुस्त रवी रही, अभी जो अदाद शुमार आए हैं, एक तो बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर स्पीड क्या चल रही है, क्योंकि हम सबसे आखिरी नंबर पे हैं, और फिर आते हैं इस VPN के मामले पर। राइट जी, अभी ये कि पहले तो एक चीज़ को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि अगर हमने इस वक्त एक्सेल करना है दुनिया में, तो इंटरनेट के सिवाय, इंटरनेट के बगैर हम मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। राइट ये ऐसे ही है कि मैं आपसे कहूँ कि आज के बाद आपको मैं कहते पानी नहीं दूंगा, या उतना पानी दूंगा कि जिससे ना मुझे ये लगे कि चले शायद आप कहते ज़िंदा रह सकें आप। राइट, आजकल दुनिया बात कर रही है AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। राइट, इस वक्त ऑटोनोमस बॉट्स जो हैं, यानी कि रोबोट जो सब कुछ कहते खुद करने लगे, दुनिया वहाँ पे जा रही है, और हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं, इंटरनेट नहीं है हमारे पास। राइट, अच्छा, अब एक चीज़ और, IT इंडस्ट्री इज़ दी ओनली इंडस्ट्री इन पाकिस्तान के जो इंपोर्ट बिल बढ़ाए बगैर एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है अपनी मदद आपके तहत। हाँ जी, अभी ये अपनी मदद आपके तहत कर रही है। अगर गवर्नमेंट जो है कहीं पे IT एमरजेंसी का कहते हैं निफाज कर दे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो है इन्होंने एक कहते हैं गोल सेट किया कि जी हमने $25 अरब की IT एक्सपोर्ट्स तक जाना है, तो इंटरनेट के बगैर कैसे जाएंगे? नहीं, इसका इदराक नहीं है गवर्नमेंट को, या कैपेबिलिटी नहीं है, वो ये करने की सलाहियत नहीं रखते। देखें, मैं वैसे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं ज़रा ना, आप सियासतदान नहीं है, कर लें। हाँ नहीं, बोल लें, अच्छा, ख्याल आ जाए। अपनी और अपनी इंडस्ट्री की जो फीलिंग्स हैं वो ज़रा मैं यहाँ पे कहते हैं शेयर करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुजरिमाना गफलत है, ये शायद कहते हैं करवाई जा रही है क्योंकि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनको इतनी तो समझ है कि IT की जो मिनिस्टर हैं शिजा फातिमा साहबा, जो उनके बयान सामने आते हैं तो इंसान हैरत में आ जाता है कि जी वो कह रही हैं कि कोई मसला ही नहीं है,
और वो स्टार लिंक के बारे में जिस तरह का बयान सामने आया, तो इसका मतलब है कि उनको खुद भी हाउन नहीं है, तो वजारत या फिर वो कवर मारने की कोशिश कर रही हैं, ये भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसा। एक दफ़ा मेरी उनके साथ कहते हैं जूम मीटिंग हुई थी किसी सिलसिले। अच्छा। आज से कोई 2-1 साल पहले। तो उस मीटिंग में तो मुझे ऐसा लगा था कि शी हैज़ अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, राइट, लेकिन उनके बयानात का कहते तजाद है उनकी उस वाली जो अंडरस्टैंडिंग जो कहते मैंने देखी थी। और दूसरा वो कहते हैं फॉरेन क्वालिफाइड हैं, तो अगर आप बाहर पढ़ के आएँ तो बाहर तो अगर आप ने किसी सिंपल सी अगर आपने कोई डिग्री भी की हो तो तब भी आप इंटरनेट, सोशल मीडिया, बाकी सारी चीज़ों का फिर कासिम हम ये भी कह सकते हैं ना कि वो किसी अलग सियारे पर ही रहती हैं पाकिस्तान में होते हुए भी, क्योंकि उनको वो मसाइल दरपेश नहीं है जो हमारे फ्रीलांसर्स को या हमारे आम यूज़र को मौजूद है, लाहक है। हम लोग सारे इस चीज़ से गुजर रहे हैं। ऐसे मैं आपके चैनल के कहते तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट का वर्ड तो खैर नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन ये कि मैं कहूँगा कि काइंडली मैसेज पहुँचा दें गवर्नमेंट तक। हाँ जी, काइंडली होश के नाखून लें। कहते हैं आप के हाथ में अल्लाह ताला ने अगर एक अथॉरिटी दे दी है तो आप दिन रात लगाएं। आप इस वक्त ना बस एक काम कर दें, पाकिस्तान के कोने कोने में इंटरनेट पहुंचा दें और उसकी स्पीड ठीक दे दें, बाकी काम हम कर लेंगे। अच्छा, अभी कासिम भाई जरा आ जाते हैं स्टैटिक आईपी के जरिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रीलांसर्स को मुश्किलात थी, अभी आपको लग रहा है कि इसके बाद वो मुश्किलात काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी? देखें, जहाँ पे भी ना आप इस तरह की कोई रेड टेप्स ऐड करेंगे फॉर्मलाइजेशन के नाम पे, राइट, तो वहाँ पे ना कहते हैं मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक ना ज़रा सादा ज़ुबान में एक ओवरव्यू एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आम लोगों को भी समझ में कि फॉर एग्जांपल मैं टैक्स देना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे टैक्सेशन में यानी कि टैक्स पे करने के लिए मुझे अगर बहुत सारी मुश्किलात के अंदर आप डाल देंगे तो मैं कहता हूँ वहाँ से भागूँ, क्योंकि जो फ्रीलांसर्स हैं, जो IT कंपनीज़ हैं, जो छोटी छोटी IT एजेंसीज़ हैं, इनके पास एक चीज़ होती है कि जिसको ये डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, पैसे में कन्वर्ट करते हैं, वो है टाइम। अच्छा, जहाँ पे आप इनको इन मामलात के अंदर उलझाया तो इनके पास शॉर्टकट्स बहुत सारे हैं। आप तो ये कर ही नहीं सकते कि आपने कहा कि हम VPN भी बैन कर देंगे, हम ये भी कर, इंटरनेट अगर चल रहा है, उन्होंने अपना काम करना है और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही नुकसान होगा, गवर्नमेंट को नुकसान हो चुका है और इस वक्त कहते हैं कंटिन्यूसली हो रहा है इस वक्त, राइट। तो ये इस वक्त गवर्नमेंट को ज़रा अंडरस्टैंड करना चाहिए। एग्जाम्पल दे दूँ मैं एक छोटी सी और, कि अगर एक फ्रीलांसर है या एक इंटरनेशनल ई-कॉमर्स सेलर है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसने अगर एक ही लैपटॉप 10 ईबे जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ई-कॉमर्स कहते हैं मार्केट प्लेस है लाइक अमेज़ॉन, अगर उसने एक ही लैपटॉप पे 10 अकाउंट्स एक्सेस करने हैं तो वो उन 10 अकाउंट्स को प्रॉक्सी IPs, VPN इनके बगैर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप ये चीज़ें कहते हैं स्टॉप कर देंगे तो इस वक्त बहुत सारा बिजनेस जो यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है जो आपकी किसी कैलकुलेशन में भी नहीं है, राइट, तो वो आप ना बेरोजगार करेंगे लोगों। तो कासिम, इसमें अगर गवर्नमेंट को देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जिस तरह से VPN बैन किया था और अब उसकी रजिस्ट्रेशन, वो कहते हैं कि हम रेगुलेट करना चाहते हैं, चीज़ों को टैक्स नेट पे लाना चाहते हैं, रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। क्या यही उनका मुद्दा है, यही वो करना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे अवामल कुछ और हैं, कुछ और मुहर्रकात है, कुछ और उनके मकासद हो सकते हैं? देखिए, जहाँ पर भी आप आसानियाँ बांटने की बजाय मुश्किलात खड़ी करेंगे ना तो वहाँ पे लोग भी कहते हैं पीछे हटते हैं, राइट। ठीक है। अब आपने अगर ऐसा कोई सिस्टम कहते लेकर आना है, पहली तो बात है कि आपको रिक्वायरमेंट क्यों है। आज से 2 साल पहले रिक्वायरमेंट कहते क्यों नहीं थी, 3 साल पहले अब VPN की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं VPN की उसका मकसद तो ये है कि एक तो सारे रजिस्टर हो जाएं, गिनती में आ जाएं और फिर रेवेन्यू में भी तो बेहतरी आएगी। आप देखिए, वो जो रेवेन्यू की बेहतरी आप कहते हैं डायरेक्ट रेवेन्यू की बेहतरी ला के गवर्नमेंट की, आप इनडायरेक्ट जो इस वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स कहते हैं काम कर रहे हैं, वो इससे ना भागेंगे। आपको कहते हैं मैं एक चीज़ बताऊँ, इस वक्त बहुत सारी कंट्रीज़ ने नोमैड वीज़ा, यानी कि जो लोग कहते हैं फ्रीलांसर्स हैं एक सर्टन लेवल तक की इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उनको डिफरेंट अच्छे जो कंट्रीज़ हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं कि जी आप हमारे पास कहते शिफ्ट हो जाए। और मेरे जानने वालों में 20 नहीं, सैकड़ों हैं मेरे जानने वालों में जो इस वक्त कहते हैं UAE, पुर्तगाल और इस तरह के कुछ और कंट्रीज हैं जहाँ पे वो शिफ्ट हो चुके हुए हैं, इन हालात की वजह से प्लान कर रहे हैं, इन बंदिशों और हालात, इन बंदिशों की वजह से। और हमें मतलब आज से 2, 2.5, 3 साल पहले इन चीज़ों की कहते कोई ज़रूरत थी ही नहीं है। अभी हमें कहते क्यों पड़ रही है ज़रूरत हमें, मतलब देखिए एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल। जो भी हमारे थोड़ा सा मैं कहूँगा कासिम भाई कि हमारी बात हो रही थी अभी कुछ रोज़ पहले, उस्मान साहब थे आप ही की फील्ड के, अब मुझे लगता है कि आप सबका इत्तेफाक भी नहीं है। उनकी राय ये थी कि जो कुछ हो रहा है बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। कहते थे कि मैंने अपने घर पे भी फायरवॉल लगाई हुई है ताकि जो भी चीज़ आनी है वो फिल्टर होके आए।
आपकी राय ये है कि ये नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आपकी कम्युनिटी को एक पेज पे आना चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और फिर हुकूमत के सामने मुद्दा रखना चाहिए कि जी क्या पॉसिबल वेज़ हैं बिला रुकावट इसको इम्प्लीमेंट। देखिए, जो हमारी कहते हैं कम्युनिटी है ना, IT कम्युनिटी, वो कम अज़ कम इस मामले पे तो एक पेज पर है। अब आप जिन उस्मान भाई की बात करें, ऑब्वियसली कहते मैं नहीं जानता उन्हें, क्योंकि ना जैसे ही आप ये कहते हैं बंदिशें लगाएंगे, एक फ्रीलांसर जो बैठा हुआ है गिलगित में, अब उसके लिए आसान नहीं है कहते हैं बहुत सारे मैटर्स को सुलझाना अपने लिए। एक ना कहते बच्ची है जो घर में बैठी हुई $1000 कहते बना रही है और वो eBay या Etsy के ऊपर एक ही लैपटॉप से एक्सेस करके कहते काम कर रही है। उसको जब ये वाले कहते मामलात आएंगे तो वो तो या तो स्टेप बैक करेगी या कोई ऑल्टरनेटिव कहते ढूंढेगी या फिर कहते पाकिस्तान छोड़ के चली जाएगी। अच्छा, हमने फायरवॉल लगी हुई देखी, फायरवॉल की तनसीब जब शुरू हुई उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ, इंटरनेट की स्पीड उस वक्त भी बड़ी स्लो हो गई। उससे जो अहदाफ हासिल करने थे गवर्नमेंट ने वो हासिल कर पाई, जिस तरह से अभी अब दोबारा से वो VPN की बंदिश के बाद कुछ अहदाफ हासिल करना चाह रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि जो गवर्नमेंट चाह रही है वो पूरा कर पा रही है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप ना एक आम बंदे को थोड़ा सा ज़रा साइड पे आप कहते कर सकते हैं, ये इंटरनेट की वर्ल्ड है, यहाँ पे इतने सारे वर्क अराउंड्स हैं, यहाँ पे इतने सारे कहते शॉर्टकट्स हैं कि आप कभी भी 100% तो छोड़ें, आप हार्डली अगर 10-20% भी अगर ये चीज़ मैनेज कर जाए तो बहुत बात होगी। और पाकिस्तानी तो कहते हैं ना जुगाड़ लगाने में सबसे माहिर है, तो इंटरनेट की दुनिया में तो जुगाड़ ही जुगाड़ है। मतलब काम रुकना भी तो नहीं चाहिए ना, आपने जो असाइनमेंट्स पूरी करनी है, एक डेट है उस तक आपको अपना काम पूरा करना है, तो फिर किसी भी तरीके से। देखिए, अब आपके साथ एक चीज़ कहते हैं मैं शेयर करूं कि पिछले दिनों जब इंटरनेट की कहते हैं सुस्त स्पीड का कहते हैं काफ़ी सारा कहते हैं मसला रहा है जी, राइट। अब जो तो हमारे बारे में इक़्तिदार है ना, चूँकि वो तो इससे काम करके अर्निंग नहीं कर रहे ना, उनके तो घर चल रहे हैं, तो वो तमाम लोग कि जिन्हें इंटरनेट की स्पीड की वजह से जब वो अपना काम टाइमली कहते हैं डिलीवर नहीं कर सके, या अगर मैं बात करूं अपनी कम्युनिटी की ई-कॉमर्स की, जो लोग eBay के ऊपर काम कर रहे थे और अपने ऑर्डर्स को टाइमली प्रोसेस नहीं कर पाए अपने क्लाइंट्स के लिए, राइट, उन लोगों के अकाउंट्स सस्पेंड हुए हैं। उनके अकाउंट सस्पेंड होने का मतलब ये होता है कि आपकी एक दुकान जो बड़ी अच्छी चल रही थी वो दुकान बंद हो गई, एक तो क्लाइंटेज गई, दूसरी दुकान बंद हो गई, और वो लोग जो अपने अकाउंट्स के ऊपर कहते हैं काम कर रहे हैं उनकी अपनी कहते शॉप्स बंद हुई। इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट ही मैं खुद भी हूँ। मेरा एक अपना अकाउंट जो है UK का कहते हैं वो इन्हीं मामलात की वजह से बंद हुआ, जो मुझे बहुत अच्छा कहते रेवेन्यू देता था। तो हमारे नुकसानात हैं और ये इंडिविजुअली भी और बहसियत मजमूई भी पूरे सेक्टर को इसका सामना है। हुकूमत को फौरी तौर पे इस पे कुछ करने की ज़रूरत है और जो स्टेक होल्डर्स हैं, पूरा फ्रीलांसर्स का एक शोबा है, इन्हें शामिल गुफ्तगू करें, इनकी तजावीज़ लें, इनकी राय लें और इस मसले का एलिजिबल लोगों को इन शोबों में, इन जगहों पर, इन पोस्टों पर लगाएं ताकि वो कुछ काम कर सकें, अमली इक़दाम कर सकें, बल्कि वो तो अनजान बन जाते हैं कि शायद कुछ हो ही नहीं रहा है मुल्क। कासिम सनारानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से आपने अपनी राय पेश की, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और बात हो जाए मारूफ उर्दू नावल और ड्रामा निगार उमैरा अहमद 48 बरस की हो गई हैं और उमैरा अहमद का शुमार दौरे हाजिर के मकबूल तरीन उर्दू नावल और ड्रामा निगारों में किया जाता है। जी हाँ, वो 10 दिसंबर 1976 को सूबा पंजाब, पाकिस्तान के मशहूर शहर सियालकोट में पैदा हुई हैं और मरे कॉलेज सियालकोट से अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स किया उन्होंने। वो आर्मी पब्लिक कॉलेज सियालकोट में अंग्रेज़ी ज़ुबान की तदरीस करती रही हैं। बाद तहरीरी कामों पर पूरी तवज्जो देने के लिए उन्होंने मुलाजमत छोड़ दी और उमैर अहमद के नावल्स बहुत शौक़ से पढ़े जाते हैं। उन्होंने अपना मुसन्निफ़ी का जो करियर था उसका आगाज़ किया और फिर 1998 में जो उनका पीर कामिल नावल था उसका पहला हिस्सा आया, जो जिसने मकबूलियत की मिसालें कायम की हैं और बहुत ही खूबसूरत नावल था। जो से उन्हें ढेरों मुबारकबाद वाले भी आज इस दिन के मौके पे उन्हें उनकी सालगिरह की मुबारक देते हैं। कुछ उनका कलाम भी सुनिए। 2025 की जिसका आगाज़ होने वाला है और यही वजह है कि अमेरिका के पेंटून किलर इंस्टीट्यूट के माहिरीन ने 2025 के रंग का ऐलान कर दिया है और इंस्टीट्यूट की जानिब से हर साल के लिए एक रंग का इंतखाब किया जाता है। तो देखना यह है कि 2025 का रंग क्या है। 2025 के लिए इसने भूरे या ब्राउन रंग के एक शेड का इंतखाब किया है, जो कि आप देख सकते हैं। इस रंग को मॉस का नाम दिया गया है और माहिरीन कहते हैं कि ये जो रंग है गर्मजोशी का एहसास इससे होता है और ये बहुत ही खूबसूरत कलर है। वैसे भी अगर इस कलर को आप देखें तो बड़ा ही चॉकलेटी कॉफ़ी सा नज़र आता है ये, और पीच, पाउडर, पिंक, बहुत बड़ी फैमिली है वैसे इस कलर की। शख्सियत में सुकून पैदा होता है और ये माहिरीन का ये भी कहना है कि इस रंग
का जो इंतखाब है इसलिए किया गया है क्योंकि इससे सुकून और सलामती के लिए हमारा जज्बा बढ़ता है, जबकि हम ज़िंदगी की सादा खुशियों को दूसरों के साथ शेयर करने की ख्वाहिश करते हैं। तो ये है 2025 का रंग। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे। और मौसम सर्द हो रहा है और बहुत सारी वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो इस मौसम में, जैसी सर्दी होती है खून की बढ़ती है तो अपने साथ ले आता है ये मौसम। और इस वक्त भी मौसम सर्द होने के बाद बच्चों को नज़ला ज़ुकाम, बड़ों को भी बल्कि गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम की शिकायत जो मौसूल हो रही हैं। तो इसके ऊपर क्या एहतियाती तदाबीर बरती जा सकती हैं, ये क्या ट्रांसफ़र होता है एक बच्चे से दूसरे बच्चे को, इनके ऊपर क्या कुछ करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम यूसुफ, फैमिली फिजिशियन है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू शो डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैंने जिन मसाइल का इस वक्त तवज्जो दिलानी चाह रही हूँ आपकी भी, ऑडियंस की भी, ये जनवन है, मौसम बदलता है, चाहे वो गर्मी आ रही हो या सर्दी का आगाज़ हो रहा हो, तो एक बार हम बीमार ज़रूर होते हैं और हमें पता होता है कि एक बार जो है ना ये इन्फेक्शन हमें ज़रूर होना है। तो इससे बचा किस तरह से जाए? क्या हर बार ये इन्फेक्शन हमने लेना है उसके बाद ही हमें पता चलना है, या फिर पहले भी कुछ किया जा सकता है कि हम बच सकें? सबसे पहले जी थैंक यू सो मच कि आपके चैनल के रेफरेंस से मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि जिसका हम तदारक कर सकते हैं। हर चीज़ मेडिसिन नहीं होती या एंटीबायोटिक्स नहीं होती। कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं कि अगर हम उसको अडॉप्ट कर लें तो हमारे अपने बच्चों को बहुत हद तक बचा सकते हैं। जैसे आपने बात की कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी आती है, तो इसमें कुछ ख़ास वायरस भी पैदा होता है जो कि कुछ अरसे के लिए आता है, पैदा होता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, कि उसकी लाइफ बहुत कम होती है। होना यही चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। और पर्टिकुलरली हमारे जो बच्चे हैं ना, वो 10 से 12 साल 15 साल ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा छोटे बच्चे हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले कि बच्चों को हमें एक हैबिचुअल इस तरह बनाना चाहिए कि जब आप बड़े बच्चों को 5 साल का 6 साल का स्कूल भेजते हैं ना, तो उसमें जो लंच बॉक्स है वो आप उमूमन चॉकलेट, बंटीज़ और गोलियां, टॉफ़ियाँ, चिप्स रख देते हैं। अब देखा जाए तो ये हेल्दी नहीं है। अब वाई नॉट के आप लोग उसको बनाना, फ्रूट, बिस्किट, बॉइल्ड एग, इसकी एक आदत डालें। यानी कि पेरेंट्स को चाहिए कि स्टार्टिंग पे ही बच्चे को एक ऐसी हैबिट दें कि जो आइंदा इन फ्यूचर उसके लिए आसानी हो जाए। एक तो ये करना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप फील करते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चे को, बड़े बच्चे जो है ना, मास्क भी लगा सकते हैं ताकि आप उसको मास्क लगाएं। अगर इसको फ्लू हो गया है तो आप कोशिश करें कि वो स्कूल उस दिन एक आध दिन उसको छुट्टी करवाएं, ठीक है, ताकि वो ट्रांसफ़र ना हो। तो एक क्लास में जाता है तो सारे बच्चों को उसका ना अच्छा, ये ट्रांसफरेबल इन्फेक्शन है कि ये एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को होता है? बच्चा कभी कभार स्कूल से भी लेकर आ सकता है। एग्जैक्टली। तो यही चीज़ है कि हमने बाकी बच्चों को भी देखना है कि ये फ्लू एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर घर में कोई 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का बच्चा है, छोटा बच्चा है, देखें वो इस तरह की तो बदपरहेज़ी नहीं करता, तो उसको कैसे इन्वॉल्व हो जाता है जबकि आप उसको बाहर नहीं लेके जाते। होता यही है कि यही बच्चे जो 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको किस करते हैं। होना यही चाहिए कि इन डेज़ में जब बच्चा फ्लू में इन्वॉल्व है तो आप उससे थोड़ा सा अलहदा रखें, कि उसको प्यार ना करे, उसको किस ना करे, उसको गोद में ना ले। जो ही उसका फ्लू ठीक हो तो फिर वो कोई मसला पैदा। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि आपने एहतियात बताई कि लंच को बेहतर किया जाए, माओं की तरफ से सबसे पहले जिम्मेदारी होगी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो गई। अच्छा, अब अगर वो एहतियात कर भी रहे हों स्कूल से, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होता है, ये मौसम की तब्दीली पे अक्सर बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं, ये इन्फेक्शन लग गई, हम देखते हैं बहुत से डॉक्टर फौरी तौर पे एंटीबायोटिक तजवीज़ कर देते हैं, तो वो उससे मज़ीद नुकसान होने का खदशा है। क्या रेमेडी घरेलू तौर पे अपनाई जा सकती है ताकि एंटीबायोटिक से बच जाएँ? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें ना कि अभी अगर हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ना, आप अपने घरों को, अपनी गली को, मोहल्लों को पहले तो नीट एंड क्लीन रखें ना, कि ये वायरस डेवलप ही ना हो। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बड़े बच्चे हैं 10 साल का, 12 साल का, उसको मास्क यूज़ करें। ठीक है जी, अगर वो हो गया मास्क यूज़ करेगा। दूसरा कि अगर आप उसको फ्लू है, आप एक आध दिन के लिए उसको स्कूल से ऑफ करवा लें, आप स्कूल वालों को इन्फॉर्म करें ताकि बाकी बच्चे भी बच जाएं, आपका बच्चा भी ज़रा उसको जी यूज़ करने का मौका। उसके अलावा आप उसको जो घर में जो टोटके हैं, जिससे कोई जुशांदा बना दिया, हनी वाटर हो गया, बॉइल्ड एग हो गया, कि आपने उसकी इम्यूनिटी को बेहतर करना है।
तो वो आप ये चीज़ें करेंगे तो उससे काफ़ी बेहतरी हो अच्छा, जो ये कहा जाता है नेबुलाइज करना शुरू कर दें और फिर उसके साथ मेडिसिन भी मिलती हैं, इम्प्यूल्स मिलते हैं, वो आप डालें और नेबुलाइज करना शुरू कर दें, यहाँ पे स्टीम देना शुरू कर दें, कौन सी चीज़ बेस्ट रहती है और कौन सा टाइम होता है उसका ठीक है? बच्चों को रूटीन में नेबुलाइज या फिर स्टीम देनी चाहिए, या फिर जब वो इन्फेक्ट हो गया तो उसके बाद उससे देनी शुरू? नहीं, देखिए रूटीन में तो आप ना करें ये काम। आपने एक बच्चा अगर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको कोई नेबुलाइज नहीं करेंगे, आप उसको कुछ ना करें, ठीक है। अगर वो इनिशियली स्टार्ट हो रहा है, फ्लू में आ रहा है, तो उसको सिर्फ सिंपल स्टीम, सादे पानी की आप एक भाप दे दें, वो ठीक है। नेबुलाइज में जी ये है कि बाज़ का तो उसमें हम कुछ ब्रोंकोडाइलेटर और कुछ जो है स्टीरॉइड्स ऐड कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इनिशियली करना चाहिए। और अमूमन ये होता है कि क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है ना, ये वायरस है, चंद दिनों के लिए आता है। इनिशियली छींकें आएंगी, फ्लू आएगा, लाइट सा फीवर होगा। अब पेरेंट्स भी बात करना बहुत पैनिक हो जाते हैं कि इमीडिएटली वो जो मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं कि जी मैं अपने बड़े बच्चे की ये मेडिसिन हफ्ता पहले डॉक्टर साहब से लेके आई थी, इसकी की एक आध डोज। बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब, हम लोग जो कावा घर में हमारे बड़े कहते हैं, बड़ों से चला आ रही होती है, पता नहीं अब वो मिथ है या वाकई वो असरअंदाज होता है, क्योंकि अदरक बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है हमारे ऊपर। बीच में मिंट डाल लिया, अदरक डाल लिया, वो एक इलायची है, काली इलायची, पता नहीं दालचीनी, उन सबको मिक्स करके एक अच्छा सा बेहतरीन कावा बना के ग्रीन टी के तौर पर बच्चों को वो भी पिलाया जाता है। तो क्या वो दे देना चाहिए? जी, मैं तो उसमें सबसे पहले कहूँगा हनी वाटर, शहद बिल्कुल मिला के पानी में वो भी दिलाया, शहद मिला के अगर आप पानी आप थोड़ा सा रोज़ पिलाते जाएं, उससे बच्चे को बहुत इफेक्ट रहेगा। अगर आप कहवे की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल डाइल्यूट करके, बहुत हाई तेज़ नहीं, वो भी आप दे दें। आप सिर्फ एक छोटा कप बच्चे को पिला दें तो वो भी बेहतर होता है, क्योंकि जो वार्म वाटर है ना, वार्म वाटर का अपना बड़ा अच्छा इफेक्ट है। तो सिंपल वार्म वाटर विद एडिशन ऑफ हनी, वो आपके लिए, बच्चों के लिए बेस्ट होगा। अच्छा, किस एज तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बच्चे का आपको खुद से? क्योंकि वही बात है कि डॉक्टर रिकमेंड करेगा तो पेरेंट्स को देना ही पड़ता है, लेकिन खुद से पेरेंट्स एहतियात करें। डॉक्टर के साथ भी जो गुफ्तगू हो रही है उसके अंदर भी उनको इस चीज़ का ख्याल रखें कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना होने। तो वो कौन सी एज है बच्चों की? देखिए, इनिशियली तो ये होता है ना कि अगर आपने तो एंटीबायोटिक देनी नहीं ना, आपको इस उम्र तक जी नहीं, वो आप इनिशियली स्टेज देखें। अगर 1 महीने का बच्चा है, अगर वो सीवियर इन्फेक्शन में जा रहा है तो उसमें तो हम मजबूर हो गए, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ना चला जाए, वो फिर निमोनिया की तरफ ले जाएगी, ब्रोंकाइटिस चला जाएगा, ठीक है, और डिजीज़ ज़्यादा बिगड़ जाएगी। वो एक लेवल होता है कि हम छोटे बच्चे को भी एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द वेट एंटीबायोटिक दे सकते हैं। लेकिन इनिशियली अगर आप मिस यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक का, जो कि घरों में बास्कत होता है ना, तो उसको हमें डिसाइड करना चाहिए कि भी इस तरह ना करें। और अगर आपने एंटीबायोटिक करनी है तो इफ इट दैट है कि हम कल्चर करवाते हैं, या आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनको चेकअप करवाएं कि वाकई प्रॉपर एंटीबायोटिक इस कंडीशन में, इस एज में कौन सी एंटीबायोटिक प्रॉपर उसको दी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, ये बात। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर से पूरा आपने पहले डिस्कस करना है, उसके बाद कि बच्चे को क्या एंटीबायोटिक दी भी जा सकती है कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रूटीन ऐसी बन जाती है, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हम खुद ही कह देते हैं कि इसको एंटीबायोटिक दे दें और ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि हम लोग बड़े जल्दबाज हो जाते हैं इस मामले में। बच्चे को थोड़ा सा बीमार भी हम देख नहीं पाते हैं, तो एंटीबायोटिक से अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि बहुत नुकसानदेह है। यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो और दीगर इश्यूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए मारखोर की। नाज़रीन, अमरीकी शिकारी हैं जिन्होंने मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा बोली देकर सीज़न के पहले मारखोर का शिकार किया है, और जो बोली है जनाब वो है $2,71,000 की। रोनाल्ड जोवेटन ने ये बोली लगाई है और पाकिस्तानी रुपयों में इशारा आपको अंदाज़ा है कितनी मालियत बनती है? 7 करोड़ से ज़ायद मालियत की। तो पाकिस्तानी जो अब तक के जितने भी मारखोर के शिकार किए गए हैं उसमें एक नया रिकॉर्ड बन चुका है। और इन्होंने मारखोर के शिकार का ये परमिट हासिल किया है, इतना महंगा। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक रोनाल्ड जोवेटन ने मारखोर का शिकार चित्राल में थूशी शास्त्रिकन रोरेनिसी के मकाम पर किया है। ये वहाँ का एक एरिया है जहाँ पर मारखोर पाए जाते हैं। 11 साल का ये मारखोर था। 11 साल, जबकि सींग की लंबाई 49.5। बहुत ही खूबसूरत मारखोर था ये जी, और बहुत बड़ा भी था। जी हाँ, और जो उसके सींग होते हैं, जो उसकी
तराश खराश होती है। अल्लाह ताला ने उसको इतना खूबसूरत बनाया है कि जो ख़ास तौर पे वेस्टर्न ममालिक के अंदर जितने भी शिकारी हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं, कम अज़ कम उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर मारखोर का शिकार करके लेकिन जुनैद ये एहसास हासिल करें। जिन आप सींगों की बात कर रहे हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं, आपको पता है इसको फंसाने में भी यही कारआमद साबित होते हैं, जो इसको लेकिन ये कि टहनियों के अंदर, दरख्तों के अंदर, झाड़ियों के अंदर इसको फंसा देते हैं और फिर बड़े आसानी से इसका शिकार कर जाते हैं। रवा साल 4 परमिट फरोख किए गए थे और इस नीलामी में चित्राल के तोशी 1 कंजर्वेंसी और तोशी 2 कंजर्वेंसी के दोनों परमिट रिकॉर्ड 2,71,000 फ़ी परमिट के हिसाब से फ़रोख्त हुए। महकमा वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक ट्रॉफी हैंगटन प्रोग्राम की आमदनी का जो 80% हिस्सा है मुतल्लिका इलाकों की रिहाइश में तकसीम, रिहायशी जो हैं उनमें तकसीम किया जाता है। बुनियादी तौर पर उनका हक भी है, बिल्कुल वो इनको महफूज बनाने के लिए, इनकी नशोनुमा के लिए इकदाम करते हैं, तो एक अच्छी बात है, आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन इनकी नस्ल को बढ़ाने के लिए भी हुकूमती सतह पर उतने ही इकदाम होने चाहिए ताकि ये मादूम ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं, बात हो जाए और अब सोनिया की बात करते हैं, जहाँ पर सूजी के जाने का दुख अभी तक खत्म नहीं हुआ, वहाँ पे सोनिया अब कराची के सफारी पार्क को उदास कर गई है। तो मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में कायम ये सफारी पार्क में मौजूद 3 हथनियों में से एक का नाम सोनिया था, जिसकी मौत वाक़ई हो गई है। डायरेक्टर सफारी पार्क के मुताबिक बज़ाहिर हथनी की मौत का सबब दिल का दौरा पड़ने से हुई है। अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली हथनी है सोनिया, जिसकी उम्र 22 से 23 साल थी और 2009 में 4 कम उम्र हथनियों को तंजानिया से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। आपको याद होगा शाल कि पिछली बार भी हमारी एक हथनी थी जो कि तनहा रह गई थी और तन्हाई का शिकार होकर अफ्रीकन मुल्क भेजा गया था। लेकिन ये अलमिया है कि हम अपने पास मौजूद जो जानवर हैं, जो इनकी तादाद बहुत ही कलील है, उनका भी ख्याल नहीं रख पाते और भारी भरकम जो तनख्वाहें हैं वो तो हुकाम लेते हैं, अमला लेता है, लेकिन जो हक है, जो खुराक है, जो अद्वियात हैं, जो देखभाल है इन जानवरों की, वो सही जो उनका हक है नहीं। और जुनैद, ये जानवर भी बड़े महंगे दामों हम खरीदते हैं, नायाब जानवर होते हैं, फिर हम इनकी देखभाल नहीं करते। बच्चे कितने एंटरटेन होते हैं लोग। हमारे यहाँ सूजी थी पाकिस्तान में, लाहौर के अंदर जब सूजी थी, तो सूजी के मरने के बाद बच्चे इतने गमगीन हुए थे क्योंकि वो एक ही हथनी थी जिससे दिल लगा हुआ था। मलिका, नूरजहां, मधुबाला इनके नाम रखे गए थे। मुख्तलिफ हथनियाँ जो यहाँ पे रही हैं, हुकाम ने नूरजहां और मधुबाला को कराची के चिड़ियाघर, जबकि मलिका और सोनिया को शहर के सफारी पार्क मुंतकिल किया था। और हथनी नूरजहां अप्रैल में 17 अप्रैल 2023 में तवील अलालत के बाद वो भी चल बसी थी। फिर उसके बाद 2017 में लाहौर के चिड़ियाघर की वाहिद हथनी सूजी, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो भी इस दुनिया से चली गई थी। तो हमें इनका ख्याल करना होगा, अदरवाइज हुकाम को इस पे सोचने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह से हम एक एक करके हमारे पास जो जानवर हैं उनसे हाथ ना धोते जाएं। और जानवर बेज़बान होते हैं लेकिन हकूक तो वो भी रखते हैं, उनके हकूक का भी नहीं बता सकते कि वो किस कर्ब से अज़ियत से गुजर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात हो जाए लेजेंड अदाकार बॉलीवुड के अशोक कुमार, जिनकी आज 23वीं बरसी मनाई जा रही है। बहुत सी लाजवाब उन्होंने मूवीज़ में काम किया, तकरीबन 6 दहाइयों पर मुश्तमिल अपने बेमिसाल फिल्मी करियर से नाज़रीन के दिलों पर राज करने वाले अशोक कुमार 10 दिसंबर 2001 को हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गए थे। कुछ उनकी यादें ताज़ा करते हैं। जी, इस जवानी में आप देखते हैं। जी बिल्कुल, मेरी जवानी है अभी भी। मेरे बचपन में हमारी तरफ से उन्हें ट्रिब्यूट और उनके देखने वालों के लिए ये कुछ हमने उनका फिल्मी झलकियां आपके सामने पेश की। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।